हेलो दोस्तों, कॉमिक्स शुरू चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हमारी आज की कॉमिक्स है राज कॉमिक्स की पेशकश तिरंगा की कॉमिक्स, जिसका नाम है कफन। देखिए दोस्तों, ये वॉलपेपर है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है वॉलपेपर। तो चलिए, ये पार्ट 1 है कफन का, शुरू करते हैं इस मज़ेदार कॉमिक्स को। कफन, संजय गुप्ता की पेशकश, तिरंगा सीरीज। लेखक हनीफ अजहर, संपादन मनीष गुप्ता, चित्र मिलिंद विट्ठल, सुलेस सुलेख अंकुश लोखंडे। बापू खादी ग्रामोद्योग, जिसका संचालन था उन 3 भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानियों के हाथ में जिन्होंने भारत की आज़ादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। संयोग से आज तीनों ही मौजूद थे वहां, लेकिन उन तीनों में से ये बात कोई नहीं जानता था कि आज का दिन उनकी जिंदगी का आखिरी दिन है। साए साए, एक पल बाद ही हुए उस भीषण विस्फोट ने खादी ग्रामोद्योग के भवन के साथ साथ उन तीनों क्रांतिकारियों के भी परखच्चे उड़ा दिए। बड़ा आह, बलखाती सड़क सड़क पर दौड़ती इस कार में मौजूद है भारतीय देशभक्त पार्टी के नेता राजन बाबू। आजकल के जमाने में देशभक्त की जीती जागती मिसाल थे राजन बाबू। अचानक राजन बाबू को ड्राइवर का घबराया स्वर सुनाई दिया। सामने सड़क के बीचों बीच कोई खड़ा हुआ है महोदय, उसके तेवर ठीक नहीं लग छनाक रहे। आह, खच। जहर बुझे तीरों की उस बाद ने पहले ड्राइवर और फिर राजन बाबू को इस दुनिया से कूच करने के लिए मजबूर कर दिया। मौत के इस नज़ारे को देखकर परम संतोष के भाव थे हत्यारे की आंखों में। अगले दिन अखबार पिछले दिन की घटनाओं की सुर्खियों से रंगे हुए थे। बम विस्फोट में कई स्वतंत्रता सेनानियों की मृत्यु, देशभक्त राजन बाबू और उनके ड्राइवर की हत्या, एक अज्ञात शव बरामद। हिंदू कॉलेज, सबा जानती थी कि आज का कंप्यूटर टेस्ट महत्वपूर्ण था, मगर फिर भी वह आज नहीं आई। आज उसके ना आने का ज़रूर कोई कारण रहा होगा। बिल्कुल, मैं उसके घर जाकर पता करूंगा। सबा के लिए चिंतित अब है। कुछ ही देर बाद तारा अपार्टमेंट में सबा के घर पर मौजूद था। यहाँ तो मातम छाया हुआ है। सबा, क्या हुआ? तुम तो जानते हो अभय कि मेरे अब्बा को देशभक्ति के गीत और कहानियाँ लिखने का बहुत शौक है। अपने लिखे उन्हीं गीतों को लेकर किसी संगीतकार से मिलने के लिए अब्बा कल सुबह घर से निकले, मगर अभी तक वापस नहीं लौटे। हर जगह पता कर लिया है, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। हमें डर है कहीं किसी ने। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हारे पिता राज सिकंदरी साहब तो सीधे सीधे और देशभक्त इंसान हैं। भला उनका दुश्मन कौन हो सकता है? अब्बा की देशभक्ति उनकी दुश्मन बन गई लगती है। मतलब? जवाब में सबा ने सुबह का अखबार उठाकर अभय के सामने कर दिया। ओह! अखबार की सुर्खियों को पढ़कर अभय के जिस्म में चींटियां सी रेंगने लगीं। ओह! कंप्यूटर टेस्ट की तैयारी में कुछ दिन व्यस्त रहने की वजह से मैं तिरंगा लहराने से क्या चूक गया कि शहर में एक अनोखे हत्यारे ने दरिंदगी भरा खेल शुरू कर दिया। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि तिरंगा ऐसा होने नहीं देगा। अब है ये तिरंगा है, ये जानने के लिए पढ़ें तिरंगा सीरीज की पूर्व प्रकाशित कॉमिक्स दंगा व जिद्दी दोस्तों, जिसका लिंक आपको इसके प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप तिरंगा सीरीज़ के प्लेलिस्ट में भी इसे खोलकर पढ़ सकते हैं, और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको इसके, और वहाँ पर आप इन दोनों कॉमिक्स को खोलकर पढ़ सकते हैं। प्रत्यक्ष में वह सबा से बोला, फिक्र ना करो सबा, मैं तुम्हारे अब्बा को ढूंढने की पूरी कोशिश करूंगा। तारा अपार्टमेंट, जिसकी 8वीं मंजिल पर स्थित फ्लैट में रहते हैं वृद्ध क्रांतिकारी रामानंद सागर, अपनी जवानी के दिनों में जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज में रहकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया था, वही रामानंद सागर हड़बड़ा कर रह गए। धमाक! ये आवाज कैसी? कौन है ऊपर? तिरंगा, जवाब में गूंजा हुआ हड्डियों में सिरन पैदा कर देने वाला स्वर। 3 रंगे के कपड़े जरूर पहन रखे मैंने, लेकिन 3 रंग का हर कपड़ा तिरंगा हो ये जरूरी तो नहीं। कफन भी तो हो सकता है, 3 रंग का वह कफन जो देशभक्तों को मृत्युपरांत पहनाया जाता है। हाँ, कफन, कफन ही नाम देता हूं मैं अपनी इस 3 रंग की पोशाक को। एक ऐसा कफन जिसे मैंने हर देशभक्त को मौत के घाट उतारने के लिए पहना है। इस कफन को पहनकर बहुत से देशभक्तों को उनके अंजाम तक पहुंचा चुका हूं मैं, और अब बारी है तुम्हारी। ट्वांग ट्वांग, एरोगन से निकली जहरीले तीरों की वह आंधी शर्तिया रामानंद सागर के प्राण अपने साथ ले उड़ती।
अगर टनाक टन उस शमा को मौत कैसे भला बुझा पाए जिसके लिए फानूस बनकर तिरंगा है? कौन? तेरे कफन का जवाब तिरंगा। तुमने देशभक्तों को मारने का जो सिलसिला शुरू किया वह आज तुम्हारी हड्डियों के साथ टूटेगा। सड़ा। ओह, हो सकता है इसने इस सभा के अप्पा को नुकसान पहुंचाया हो। तेरे इन तेवरों ने साबित कर दिया है तिरंगा कि तेरी नसों में भी बहता लहू देशभक्ति के लिए उबाले मारता है। इस बार ढाल को अपने तक ना पहुंचने दिया तीरों के उस खिलाड़ी ने, और ऐसे लहू बहाने में कफन को बड़ा मजा आता है। रामानंद के साथ अब तू भी मरेगा। साए साए। उफ, कमाल है, ये तो तूफान किसी तेजी से तीर बरसा रहा है। ओह, बचने के चक्कर में कुर्सी से उलझकर गिरे तिरंगा को संभलने के लिए एक पल भी नहीं मिला। इस तीर पर लगा बम छोटा जरूर है तिरंगा, लेकिन तेरे चिथड़े उड़ा देने के लिए काफी है। ओह, यह तीर उसकी एरोगेंस से छूटकर मैं चिथड़े उड़ाए, मुझे उससे पहले ही इस पर हमला करना होगा, और उसके लिए एकदम उपयुक्त रहेगा मेरा यह डंडा। बड़ा गिरते गिरते भी वह अपने उस तीर को इस्तेमाल करने से नहीं चूका। बेहद तेजी से झुकाई देकर तिरंगा उस तीर पर लगे बम से तो बच गया, किंतु बम के धमाके से टूटकर गिरी उस ईंट से नहीं बच पाया। ओफ! इधर ईंट सिर पर लगने से तिरंगा की आंखों के सामने नाचे चांद तारे, उधर संभला कफन। अब तेरा बचना मुश्किल है तिरंगा, एकदम मुश्किल है। अब तिरंगा की मौत निश्चित थी, क्योंकि वह निहत्था था और हमले के लिए तैयार न था। लेकिन कोई खबरदार था जो वो था रामानंद सागर, जिन्होंने अपाहिज होते हुए भी वह करिश्मा कर दिखाया था। ओफ! तिरंगा का पर आँच आए, ये हम जैसे देशभक्तों को हरगिज मंजूर नहीं। तिल मिलाकर पलटा वह रामानंद सागर की तरफ। लगता है तुझे मरने की बहुत जल्दी है बूढ़े। ले पहले, मैं पहले तुझे ही खत्म कर देता हूँ। अभी नहीं, और तिरंगा के होते कभी नहीं। भड़ाक घुमाकर व्हील चेयर पर पटक दिया तिरंगा ने उसे। और फिर मौत सामने हो तो क्या होता है, जरा ये तू भी जाकर देख। खिड़की तोड़कर व्हील चेयर 8वीं मंजिल से नीचे लहरा उठी, और इसी के साथ लहरा उठा कफन का जिस्म। नहीं, जिसे सड़क के कठोर सीने से टकराकर चिथड़ों में बदल जाना था, लेकिन वैसा नहीं हुआ। उसे एक झटका लगा और उसका जिस्म हवा में झूल गया। अगर तिरंगा ने कानून की इज्जत करना ना सीखा होता तो आज तेरे तन पर 3 रंग का लिबास सचमुच तेरा कफन बन गया होता। अब तेरे मुकद्दर का फैसला कानून करेगा। ये तेरी भूल है तिरंगा, क्योंकि मैं कानून के हाथों आने वालों में से नहीं हूं। खच ट्वांग! एरोगन से छूटे तीर ने रस्सी को काट डाला और नीचे से गुजरते हुए उस मालवाहक ट्रक पर गिरा कफन। धड़ाक! सावधान रहना तिरंगा, आज से एक ही मकसद लेकर जिएगा कफन, और वो मकसद होगा तेरी मौत। ओह, निकल गया। धन्यवाद तिरंगा, तुमने मुझे बचाकर मुझ पर बड़ा एहसान किया है। नहीं सागर साहब, ऐसा मत कहिए, यह एहसान नहीं है। आप जैसे दीवानों ने तिरंगा को लहराने के लिए अपना खून पसीना एक कर दिया, उन पर तिरंगा एहसान कर भी कैसे सकता है। फिर वहाँ से रवाना हुआ तिरंगा। कुछ ही पलों बाद अभय के रूप में नजर आ रहा था। सभा के फ्लैट से निकलते वक्त मैंने शीशा टूटने की आवाज़ सुन ली थी, और फिर जब मैंने दरवाजे की नेम प्लेट पर पढ़ा फ्रीडम फाइटर रामानंद सागर, तब तुरंत ही मैंने तिरंगा बनकर अंदर घुसने का निर्णय ले लिया। लेकिन कफन आखिर है कौन? तिरंगा पहनकर सिर्फ देशभक्तों की हत्याएं करने के पीछे उसका उद्देश्य क्या है? ये वे सवाल हैं जिसका जवाब कफन से ही मिल सकता है। लेकिन चूंकि ऐसा तभी हो सकता है जब कफन मेरे हाथ लगे, इसलिए मुझे उसके बारे में सोचना छोड़कर फिलहाल पापा को लेने अस्पताल पहुंचना चाहिए। आज उन्हें वहां से छुट्टी मिलने वाली है कुछ ही देर में। सॉरी पापा, आने में थोड़ी देर हो गई। रामनाथ के तेवर देखकर चौंक पड़ा अभय। क्या क्या कहा पापा? कहाँ बदमाशी करके आ रहा हूं मैं? नहीं पापा नहीं, ऐसा मत बोलिए, ऐसा मत बोलिए। अपराधियों से निपटने के लिए सिर्फ अपने तरीके को कानून और मेरे तरीकों को बदमाशी मत कहिए। मैं आपके सिवाय कानून के रास्ते पर ही चला रहा हूँ। हर काम कानून की हद में रहकर कर रहा हूँ, और आपके रास्ते पर चलने वाला पवित्र तिरंगे को धारण करने वाला भला बदमाशी कर भी कैसे सकता है? मैं जुर्म मिटाने की कोशिश कर रहा हूँ पापा, खाकी वर्दी में ना सही, तिरंगी वर्दी में ही सही।
कुछ और बोल पाती रामनाथ की आंखें उससे पहले ही अभय ने टोक दिया। बस पापा बस, आपके और मेरे बीच होने वाली बहस अगर सारी उम्र भी चलती रहे तो भी इसका अंत नहीं हो सकता। इसलिए इस वक्त बहस को छोड़िए यहीं और घर चलने की तैयारी कीजिए। मैं आपकी छुट्टी के कागज तैयार करवा लाता हूँ जल्दी ही घर पर। पापा को घर से बाहर कम ही निकलने देना मम्मी। मैं नहीं चाहता पापा के दुश्मनों की नज़र इन पर पड़े। भगवान का लाख लाख शुक्र है अभय कि पापा के आप सही सलामत वापस लौट आए। अब मुझे पापा के प्रति हर समय सावधान रहना होगा, क्योंकि पापा भारत नगर में भड़के दंगे के षड्यंत्र के एकमात्र गवाह हैं। इसलिए पापा के जीवित लौट आने की खबर से षड्यंत्रकारियों में खलबली मच सकती है। जो अब सोच रहा था बात एकदम वही थी। शहर में टिड्डी की तरह फैले छुटभैया नेताओं के जरिए ये बात यहाँ तक आ पहुंची थी। हवलदार रामनाथ जिंदा है। बहुत बुरी खबर, बहुत बुरी खबर है ये हमारे लिए। नहीं श्रीमान जी, जितनी बुरी आप समझ रहे हैं बात उतनी बुरी नहीं है, क्योंकि एक तो उस हवलदार की जुबान और हाथों की उंगलियां हाफसी ने काट कर फेंक दी हैं। ऊपर से वह सिर्फ हाफसी और एसएचओ पाल कुमार को ही जानता था, और ये दोनों अब इस दुनिया में नहीं है। ये सब राहत के विषय हैं श्रीमान। नहीं जोशी नहीं, इसमें राहत कहीं नहीं है। जानते हो क्यों? क्योंकि भारत नगर में हुए दंगों पर एक उच्च स्तरीय आयोग बिठा दिया गया है। जांच पड़ताल करता हुआ वह आयोग उस हवलदार तक जरूर पहुंचेगा, और उस तक पहुंचने के बाद उसे हम तक पहुंचने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। अगर ऐसी बात है तो कहिए ना साहब जी, क्या किया जाए? खत्म कर दो उसे, और साथ ही खत्म कर दो उसके सारे परिवार को। अपने परिवार पर मंडराते खतरे से बेखबर अब है। हेलो मिस्टर बुकवॉर्म। राजा तुम्हें तो हवालात में होना चाहिए था। राजा ने लगाया एक जोरदार ठाका। हा 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 हा, हवालात में और मैं? अबे लल्लू प्रसाद, जानता नहीं तुम मैं एमपी भीष्म प्रताप का इकलौता बेटा हूँ, जिसके लिए पुलिस वालों को खरीद लेना टॉफी खरीदने के समान है। और फिर छोटे मोटे झगड़ों में बाहर आते मुझे देर ही कितनी लगती है। छोटा मोटा झगड़ा? तुम्हें इंस्पेक्टर ने AK-47 राइफल के साथ पकड़ा था, और उसके गवाह कॉलेज के बहुत से स्टूडेंट्स और प्रिंसिपल साहब खुद हैं। किन गवाहों की बात कर रहा है तू? इस कॉलेज के उन बच्चों की जो मुझे देखते ही टॉयलेट की तरफ भागते हैं? उस इंस्पेक्टर की जो इस समय मेरे बाप के भेजे गए नोटों से गुलछर्रे उड़ा रहा है? या इस कॉलेज के प्रिंसिपल की जो मेरे डर से जिसकी जुबान पर अलीगढ़ का ताला लटका हुआ है? वैसे एक बात है चिकने, तू मेरे हाथों से मर गया होता, लेकिन ऐन वक्त पर ना जाने कहां से वह कमबख्त तिरंगा आ गया और उसने तुझे बचा लिया। खैर कोई बात नहीं, देखते हैं बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। गुस्से से कांपता हुआ अभय कुछ बोलता, लेकिन सिखा व मानसी ने उसे रोक लिया। छोड़ो अभय, तुम पहले ही काफी परेशान हो, इस समय तुम्हारा इससे झगड़ना ठीक नहीं। लड़कियों की बात मान ले बच्चे और जाकर किताब पढ़। राजा और उसके साथी ठहाका लगाते हुए वहां से आगे बढ़ गए, और अभय वह बढ़ गया प्रिंसिपल के कमरे की तरफ। कुछ पलों के बाद ही, आपने राजा के खिलाफ गवाही ना देकर अच्छा नहीं किया सर। अगर आप जैसे जिम्मेदार नागरिक ही ऐसा करेंगे तो क्या होगा इस देश का? कौन अपराधों और अपराधी के खिलाफ अपने घर से निकल कर आएगा? बताइए सर, बताइए। धीर गंभीर स्वर में बोले प्रिंसिपल साहब। हाँ, मैंने राजा के खिलाफ गवाही नहीं दी, लेकिन जानते हो क्यों मैंने ऐसा क्यों किया? जिस रुतबे और पहुंच वाला वह है, उसके होते हुए मेरी गवाही के बावजूद भी उसका छूट जाना कोई बड़ी बात नहीं थी। मेरी गवाही से उसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला था। हाँ, उल्टे मेरा बहुत कुछ बिगड़ जाता। हो सकता था मेरी नौकरी चली जाती, हो सकता था मेरे बच्चों का अपहरण हो जाता था, मुझे सरेआम गोलियों से भून दिया जाता, और अगर मेरी गवाही से राजा को कुछ हो जाता तो बिल्कुल यही अंजाम तुम्हारा भी होना था। आप शायद ठीक कहते हैं सर। निरुत्तर हो गया, वह कुछ ना बोल सका। खैर छोड़ो इन बातों को, मैं तुम्हें एक सूचना देना चाहता हूँ। इसे कॉलेज के सभी स्टूडेंट्स तक पहुँचाना तुम्हारा काम है। कल 15 अगस्त है। इस अवसर पर हमने स्वतंत्रता संग्राम के कुछ क्रांतिकारियों का अभिनंदन करने का फैसला किया है। दोस्तों, हमारा कफन का पार्ट 1 यहीं पर समाप्त होता है, और मिलते हैं इसके पार्ट 2 में, जिसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इसे वहाँ पर खुलकर पढ़ सकते हैं। आपको ये कॉमिक्स कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली कॉमिक्स में। धन्यवाद।